दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। और आज का टॉपिक है हमारा क्रिया, जो कि एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जिसमें से हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्रिया को देखेंगे और इसके साथ ही ये जो विकारी शब्द वाला कॉन्सेप्ट है वह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या होता है क्रिया? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी कोई भी काम हो रहा हो या हम कर रहे हों, वह सब क्रिया है। जैसे खाना, पीना, चलना, दौड़ना, हंसना, देखना, रोना, सब क्रिया है। ठीक, समझने वाली बात है कि जो क्रिया का मूल होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है, उसे हम कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु। जैसे हंस, देख, दौड़, ये हैं हमारी धातु। क्या है ये? धातु। ये जो धातुएं हैं, इनके आगे हम जब ना लगा देंगे, ठीक है ना, हंसना, देखना, दौड़ना, तब वह क्रिया का सामान्य रूप बन पाएगा। जब तक इनके आगे ना नहीं लगेगा तब तक ये धातु हैं जो कि क्रिया का मूल हैं। इनके आगे जब हम ना लगाएंगे तब बनेगा क्रिया। जैसे लिख ना, चल ना, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्रिया विकारी शब्द कैसे है। जिस तरह से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में परिवर्तन होता है, उसी तरह से क्रिया में भी परिवर्तन होता है। देखिए, लड़की पत्र लिखती है। लड़की पत्र लिखती है। क्या कर रही है लड़की? क्या काम कर रही है? लिख रही है, ठीक है ना। तो लिखना क्या है? क्रिया। तो लड़की पत्र लिखती है, लड़का पत्र लिखता है, लड़के पत्र लिखते हैं, ठीक है ना। क्रिया समान है, लिखती, लिखता, लिखते। क्या परिवर्तन हुआ है इसमें? इसमें परिवर्तन हुआ है लिंग और वचन के कारण। यहाँ पर लड़की है इसीलिए यहाँ लिखती है, लड़का है तो लिखता है। इस यहाँ पर तो लिंग की वजह से विकार आ रहा है और वचन के कारण विकार आ रहा है। लड़के पत्र लिखते हैं, यहाँ वचन चेंज हो गया। अगर पुरुष की बात आ जाए तो इसमें पुरुष की वजह से कैसे चेंज होता है? हमने सर्वनाम में पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे मैं जाता हूँ, ठीक, तुम जाते हो, वह जाता है। ये है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष। जब पुरुष चेंज हुआ तो हमारी क्रिया में भी विकार आया। जैसे मैं के साथ जाता हूँ, तुम के साथ जाते हो, वह के साथ जाता है। इस तरह से क्रिया में विकार आता है, परिवर्तन आता है, इसीलिए क्रिया को विकारी शब्द कहा जाता है। अब देखते हैं हम क्रिया के भेद। क्रिया के भेद देखते हैं रचना की दृष्टि से और अन्य। रचना की दृष्टि से होती है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अका मतलब नहीं, यानी जिसमें कर्म न हो, वह अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, कर्म सहित या कर्म के साथ, यानी कि जिसमें कर्म हो, कर्म के साथ हो, वह सकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया को भी पुनः विभाजित किया गया, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। यानी एक कर्म हो तो एक कर्मक क्रिया, दो कर्म हो तो द्विकर्मक क्रिया। ये तो हो गया हमारा रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। अन्य भी हैं, जैसे संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा। इनको हम आगे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़े। किस पर पड़े? कर्ता पर। किस पर फल पड़ रहा है? कर्ता पर फल पड़ रहा है, कर्म पर नहीं। तो वह क्या है? अकर्मक क्रिया। जैसे श्याम सोता है, विद्यार्थी पढ़ता है। क्रिया है, सोता है, पढ़ता है, ठीक। यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। कौन सो रहा है? श्याम सो रहा है। श्याम करता है, विद्यार्थी करता है। किस पर प्रभाव पड़ रहा है? किस पर फल पड़ रहा है? कर्ता पर। इसीलिए यह अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है। किन पर पड़ता है? कर्म पर। नाम से ही पता चल रहा है, कर्म, सकर्मक यानी कर्म के साथ, ठीक है ना। अध्यापक ने लड़के को पीटा। अध्यापक ने पीटा तो अध्यापक हो गया कर्ता, लेकिन अध्यापक ने लड़के को पीटा, प्रभाव किस पे पड़ा पिटने का? लड़के पर। तो लड़का क्या है? कर्म।
तो इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। अब इसका ये देखिए, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, इसका जो विभाजन किया गया तो ये एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में है एक कर्म हो, द्विकर्मक में दो कर्म। राहुल ने खाना खाया, राहुल ने खाना खाया, तो खाना क्या है? कर्म। इसमें एक कर्म है, इसीलिए एक कर्मक क्रिया। मैं लड़के को गणित पढ़ाता हूँ, मैं लड़के को गणित पढ़ाता हूँ। एक तो गणित, क्या पढ़ाता हूँ? गणित, इसीलिए यहाँ पर ये कर्म है। किसको पढ़ाता हूँ? लड़के को, ये भी कर्म है। इस तरह से इसमें दो कर्म हैं। इस तरह से एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर होता अध्यापक ने पीटा, अध्यापक ने पीटा, तो यहाँ अकर्मक क्रिया होती। राहुल ने खाया तो अकर्मक क्रिया होती। मैं पढ़ाता हूँ तो अकर्मक क्रिया होती। लेकिन अगर ये बोला जाए अध्यापक ने लड़के को पीटा, यानी किसे पीटा, क्या खाया, क्या पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ, इस तरह के प्रश्न जब हम करते हैं और उत्तर मिलता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। और हम प्रश्न करें और हमें उत्तर न मिले तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया। जैसे वाक्य है विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी क्या पढ़ता है, वहाँ पर कोई उत्तर ही नहीं है, तो इसीलिए अकर्मक क्रिया। वहीं अगर विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, वाक्य हो, अगर पूछा जाए विद्यार्थी क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो जहाँ उत्तर आ जाए वहाँ सकर्मक क्रिया, जहाँ उत्तर ना आए वहाँ अकर्मक क्रिया। अब हम बाकी क्रियाएं देखते हैं। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त, संयुक्त से मतलब है दो या दो से अधिक, यानी दो से अधिक हों। किशोर रोने लगा, रोना क्या है? क्रिया। वह घर पहुंच गया, पहुंच क्या है? क्रिया। लेकिन इसके साथ साथ लगा, पहुंच के साथ गया, ये दो क्रियाएं प्रयोग हो रही हैं, ये दो क्रियाएं मिलकर बन रही हैं। सिर्फ बोलो किशोर लगा, वह घर गया, किशोर रोने लगा, ये पूर्ण बना रही है, वह घर पहुंच गया, यह पूर्ण बना रही हैं एक दूसरे को, इसीलिए ये संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो जो पढ़ है ये पहली क्रिया है और ये प्रधान है। लेकिन जो सकता हूँ, ये जो शब्द है ये क्या कर रहा है? ये इसके अर्थ में, पढ़ने के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रहा है। तो पहली क्रिया कौन क्या है? प्रधान। किशोर रोने लगा, रोना क्या है? प्रधान। ठीक है ना, ये तो लगा जो पीछे है ये इसमें विशेषता उत्पन्न कर रहे हैं। आगे है नाम धातु क्रिया। नाम धातु जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम और धातु, जैसे संज्ञा, हाथ, बात, ये क्या है? संज्ञा हैं। इनसे अगर हम क्रिया बनाएंगे तो कैसे बनेगी? हत्याना, बत्याना। वे बतिया रहे हैं, तो ये बतिया क्या है? क्रिया। ठीक है ना, और ये बना किससे है? बात से। तो जो संज्ञा है, संज्ञा से बना बत्याना, और ये है क्रिया। तो इस तरह से नाम धातु क्रिया है। विशेषण से चिकनाना, गर्म से गरमाना, मौसम गर्मा रहा है, तो ये गर्मा रहा क्या है? ये क्रिया है, लेकिन किससे बना है? ये विशेषण से। इस तरह से ये नाम धातु क्रिया है। अब देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा, यूँ समझ लीजिए कि हम किसी को काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है ना, किसी दूसरे से करवा रहे हैं। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक, वह मुझसे पत्र लिखवाता है, लिखवाता है। मोहन नौकर से काम करवाता है, करवाता है, यानी दूसरे से करवा रहा है, स्वयं नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से कर रहा है, उन्हें प्रेरित करता है काम करने के लिए। तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया जैसे करवाना, जितवाना, पढ़वाना, चढ़वाना, गिरवाना। ठीक, एक क्रिया है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक यानी कि पूर्व, एक क्रिया पहले हो गई है, एक क्रिया बाद में होती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, नहाकर और भोजन किया। अपना पाठ पढ़कर खेलो, यानी दो क्रियाएं हैं, लेकिन एक तो पहले हो गई है और एक बाद में हो रही है, इसीलिए यह पूर्वकालिक क्रिया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पूर्वकालिक क्रिया है ये तो है मूल रूप, क्रिया का मूल रूप है कि नहाकर, पढ़कर, और पहली क्रिया क्योंकि ये पहले हो गई है इसीलिए यह पूर्वकालिक है।
है ना, जैसे नहाकर, पढ़कर, ये पूर्वकालिक है। और दूसरी मुख्य क्रिया है, क्योंकि दूसरी अब हो रही है। उसने नहाकर भोजन किया, तो मुख्य क्रिया क्या है? भोजन किया, यानी भोजन किया, ये मुख्य क्रिया है। अपना पाठ पढ़कर खेलो, पाठ तो पढ़ लिया, ये तो पूर्वकालिक हो गया, लेकिन पढ़कर खेलो तो ये क्या है? मुख्य क्रिया। ठीक, अब देखते हैं सहायक क्रिया। जैसे इंग्लिश में होती है ना हेल्पिंग वर्ब, उसी तरह से हिंदी में है सहायक क्रिया। ये क्रियाएं मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने और उनको पूरा करने में सहायक होती हैं। जैसे वह खाता है, वह खाता है, मैंने पढ़ा था, वे सुन रहे थे। ठीक है ना, तो इसमें ये क्या है? क्रिया तो ये है खाता, पढ़ा, सुन रहे, लेकिन सहायक क्रिया क्या है? हैं, था, थे। इनका अर्थ कि वह खाता था या खाता है ना, मैंने पढ़ा था या मैंने पढ़ा है या मैं पढ़ूँगा, वे सुन रहे थे या वे सुन रहे हैं, तो इनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कि ये मतलब कब की बातें हो रही हैं, कि वह खाता था या खाता है, इससे इनका अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है और इनको यह पूरा भी कर रही हैं, इसीलिए ये सहायक क्रिया हैं। अब है क्रियार्थक क्रियाएं, क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा यानी कि जो क्रिया होती है वो संज्ञा की तरह प्रयोग होती है। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब क्रियार्थक संज्ञा होती है। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये देखिए टहलना क्या है? टहलना क्रिया है ना, लेकिन ये कैसे प्रयोग की जा रही है इस वाक्य में? संज्ञा की तरह। जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देश के लिए मरना क्या है? क्रिया, लेकिन ये देश के लिए मरना कैसे प्रयोग हो रहा है? ये संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहा है। देश के लिए मरना कहीं अच्छा है, तो यह क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। यानी कि जो संज्ञाएं मतलब जो क्रिया संज्ञा के अर्थ में यानी संज्ञा की तरह प्रयोग में हो तो क्रियार्थक संज्ञा। इस तरह से क्रिया के भेद कंप्लीट हो चुके। अब बात करते हैं वाच्य की। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं, उसे वाच्य कहते हैं। क्या होता है वाच्य? कि हमें यह पता चलना चाहिए कि कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है। जिसकी प्रधानता होगी वही वाच्य होगा उसमें। और पता कैसे चलेगा? यह तब पता चलेगा जब क्रिया के पुरुष, वचन ये किसके कारण आए होंगे वाक्य में। ठीक है ना। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले देखेंगे हम कर्तवाच्य। कर्तवाच्य मतलब कर्ता की प्रधानता होगी, वह कर्तवाच्य। किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता। और जब कर्ता की प्रधानता होगी तो लिंग वचन किसके अनुसार आएंगे? कर्ता के अनुसार। देखिए राम पत्र लिखता है, राम क्या है? कर्ता। रीता पत्र लिखती है, लड़के पत्र लिखते हैं, बालक सोता है, ये हैं हमारे कर्ता। अब राम पत्र लिखता है, यहाँ पर राम पुस्तक लिखता है, राम खेलता है, तो राम के अनुसार ही तो आ रहे हैं, चाहे इसमें कर्म हो चाहे न हो, कर्ता के अनुसार लिंग आ रहा है। रीता पत्र लिखती है, यहाँ स्त्रीलिंग है इसीलिए ये लिखती है आ रहा है। लड़के पत्र लिखते हैं, यहाँ पर वचन चेंज हो गया है तो इसीलिए लिखते हैं आ रहा है। बालक सोता है, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए कर्म नहीं है, इनमें कर्म है। इसमें लिंग वचन कर्ता के अनुसार आ रहे हैं, इसीलिए यह कर्तवाच्य है। तो क्या होता है कर्तवाच्य में? कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार ही लिंग और वचन आते हैं। अब देखते हैं कर्मवाच्य। जिसमें कर्म की प्रधानता हो वे कर्मवाच्य। और लिंग और वचन कैसे आते हैं? कर्म के अनुसार। जैसे पत्र लिखा जाता है, पत्र क्या है? कर्म। लिखा जाता है, अगर हम पत्र की जगह पर बोलें पुस्तक तो है ना, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक यानी कर्म के अनुसार ही तो आ रहा है सब कुछ। राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अगर हम यहाँ पर लिंग परिवर्तन कर दें, जैसे राम की जगह पर बोल दें मीरा पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे कर्तवाच्य है। लेकिन अगर बोलें शीला द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कर्म तो पुस्तक ही है ना, चाहे राम बोलो चाहे शीला बोलो। राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है,
कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। वह पत्र लिखती है, ये बोल देंगे तो खैर कर्तवाच्य बन जाएगा। कहने का तात्पर्य इतना है कि कर्म की प्रधानता होती है और लिंग वचन कर्म के अनुसार ही आते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, पत्र लिखा जाता है। आगे चलते हैं। भाववाच्य यानी कि भाव की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? भाव की। यह केवल अकर्मक क्रिया के वाक्यों में ही प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है। यह केवल अकर्मक क्रिया के वाक्यों में ही प्रयोग होता है। जैसे राम से टहला भी नहीं जाता, राम से टहला भी नहीं जाता। राम को भी छोड़, इसे भी निकाल देंगे तब भी बोल सकते हैं टहला भी नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, गाया नहीं जाता। ये सब क्या है? टहला, बैठा, गाया, ये सब क्या है? ये है क्रिया। क्या है ये? क्रिया। तो हम इनमें देखें कि इन वाक्यों में जो कर्ता और कर्म हैं, इनके स्थान पर जो एक क्रिया है, इनकी ही प्रधानता हो रही है। किनकी प्रधानता हो रही है? क्रिया की, यानी कि भाव की। इन वाक्यों में भाव की प्रधानता हो रही है। इन वाक्यों में कर्म भी नहीं है, इसीलिए यह भाववाच्य है। देखिए, जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में तो वाक्य में कर्म होता ही होता है और कर्म के अनुसार ही लिंग वचन आते हैं। लेकिन जहाँ भाववाच्य की बात आए तो इस तरह के वाक्यों में कर्म नहीं होता, यानी अकर्मक होता है और भाव की प्रधानता होती है। भाव से मतलब इसमें क्रियाएं ही प्रधान हो जाती हैं, क्रिया के अनुसार ही लिंग वचन आते हैं। इस तरह से वाच्य होते हैं 3 प्रकार के: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य में कर्म की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव यानी क्रिया की ही प्रधानता हो जाती है। इस तरह से कल से अब हम नया कॉन्सेप्ट अविकारी शब्द शुरू करेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।